समाज ने प्रदर्शन किया फला 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 एक्ट के अगेंस्ट। एक्ट मतलब कोई सी सोशल इंसिडेंट के अगेंस्ट, एक्सीडेंट के अगेंस्ट, क्राइम के अगेंस्ट। ये समाज वो समाज से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। इस समय जो ये प्रदर्शनकारी हैं ये वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाले अंकल आंटी हैं जिन्होंने अपने समय की चुनौतियों का इतना सा भी जवाब नहीं दिया। व्हाट्सएप मिलते ही फॉरवर्ड कर करके इसको गाली, उसको गाली, उसको गाली, इसकी बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई, दूसरे के पाप गिनाओ अपने कम हो जाएंगे, दूसरे को बुरा बताओ अपन अच्छे दिखने लग जाएंगे, दूसरे को बदसूरत बताओ हम खूबसूरत लगने लग जाएंगे। ये वो वाले ग्रुप है। किसी के भी यहाँ हो और किसी भी नाम से और कोई भी बोर्ड लगा रखा हो, इन्होंने अपने समय की किसी चुनौती का जवाब नहीं दिया। जवाब देना तो बहुत दूर की चीज़ है, जिसे कहते हैं वेंटिलेटर पर पड़ा मरीज भी किसी तरह से रेस्पॉन्ड करता है। इन्होंने कैसे भी रेस्पॉन्ड नहीं किया। बड़े से बड़े कानून लाने पड़े, चाहे भ्रूण हत्या हो, चाहे बालिका भ्रूण हत्या हो, चाहे दहेज हो, दहेज की मारामारी हो, फिर उसमें इतने कठोर कानून लाने पड़े और उसके बाद ये बाल विवाह हो। इनको देखो आप। और वो जो आपातकाल के समय की जो स्टेक्टोमी की बात है ना, वो तो एक कहानी अलग है। अब हमें कोई परेशानी नहीं है कि किसी ने ये सोचा कि इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तो इसका होगा क्या। टू मच का कोई मतलब नहीं होता, चाहे वो धन हो, चाहे वो वैराग्य हो, चाहे वो भूखा रहना हो, चाहे वो खाना हो। जीवन के अर्थ में उसका कोई मतलब नहीं। ये दैत्य रूप है ये पूरा ब्रह्मांड। जीवन माइनॉरिटी में है। दैत्य का होना मतलब होता है मेजोरिटी में होना, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। माइनॉरिटी उस मेजोरिटी के साथ पलती बढ़ती है और जीवन का एक नया रूप सामने लेकर आती है। जीवन का एक नया प्रकार विकसित होता है। उस समय की जनता ने सोचा ही नहीं कि इतनी भीड़ इकट्ठी करके हम क्या करेंगे। और उस समय की महिलाओं ने किस लेवल की यातना झेली है, उस पर किसी ने न, उस समय के किसी बुद्धिजीवी ने कोई कारगर कदम उठाया, कोई ठोस तरीके से उस समस्या को सामने रखा, और न किसी समाज सेवी ने। राजीव दीक्षित ने काम करना शुरू किया 1980 में, नहीं 88 में समवेयर, और वो भी बहुत इनिशियल लेवल पर था और वो बार बार गलती कर रहे थे क्योंकि वो बिल्कुल अकेले थे। अकेले व्यक्ति की समस्या बहुत भारी होती है क्योंकि सामने कोई होता नहीं है उसे पकड़ने वाला। महर्षि व्यास जब कहानी लिख रहे थे, पुराण लिख रहे थे, तो वो ब्रह्मा जी के पास गए कि मैंने सब तैयारी कर ली लेकिन मुझसे ये हो नहीं रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश भगवान के पास जाओ। वो गणेश भगवान के पास गए तो गणेश जी ने कहा मैं काम तो कर दूंगा, लेकिन तुम ये सोच रहे हो कि मैं बैठा बैठा लिखता रहूंगा और तुम बैठे बैठे सोचते रहोगे, तो मैं ऐसे नहीं करूंगा। बोलते जाना, मैं लिखता जाऊंगा, जहां रुक गए मैं रुक जाऊंगा। तो महर्षि व्यास तो फिर महर्षि देवताओं के ऊपर, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैंने आपकी शर्त मानी, ठीक है ना, लेकिन आपको जो भी लिखना है वो सोच समझ कर लिखना है। तो महर्षि व्यास ने समझ लिया कि जितनी देर तक उस चीज को सोचेंगे समझेंगे उतनी देर में तो मैं अपनी आगे का पोर्शन लेकर आ जाऊंगा जिसको ये नोट डाउन करेंगे। तो इतना मुश्किल होता है किसी अच्छे काम को करना। उसके लिए जो वातावरण बनाना वो बहुत कठिन काम होता है। ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति है। हमने इसकी क्या दुर्दशा की है। ये व्हाट्सएप वाले अंकल आंटी फॉरवर्ड करने वाले अच्छा कर रहे हैं। कभी इन्होंने अपने समय की न दहेज हत्या, न कन्या भ्रूण हत्या, न बाल विवाह, उससे संबंधित जितनी भी परेशानी आ रही, किसी का माकूल जवाब नहीं दिया। ये जनसंख्या बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, उसका जवाब नहीं दिया। उस समय की जो महिलाएं पढ़ लेती थी 80 90 के आसपास, 20-25 साल में, 70 से लेके मतलब 90 तक, तो 30 साल तो ये समझ लो कि जितनी लड़कियों ने शादी की, उस शादी का कोई मतलब नहीं था कि जैसे भी करके जीवन में मतलब जीने लायक स्थिति बनी रहे। यदि कमा रहे रह गए तो बहुत ही समस्या, फिर तो हंस बोल ही नहीं सकते।
किसी से बात नहीं कर सकते, फिर तो स्थिति बहुत ही खराब है, क्योंकि समाज आपको किसी भी रूप में नहीं देखेगा। और यदि घर में घर वाले हैं जो मतलब उनका पैतृक परिवार है, वो उन्हें कैसे भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो काम करें, कामकाजी हो जाएं, उनका धन ले लेंगे, लेकिन उनको फिर पलट कर कॉम्प्लीमेंट कोई नहीं देगा। ये उस समय की एकदम कड़वी सच्चाई है, जिसके विरुद्ध इन वाइट से फॉरवर्ड वाले अंकल आंटी ने कुछ नहीं किया। अभी प्रदर्शन के लिए निकले हैं। क्या प्रदर्शन कर रहे हो? आपने क्या समाज बनाया? आप उस समय की घटनाएं भूल गए जब महिलाएं ऐसे तड़प रही थी? आप भूल गए? उन्होंने क्या सजा पाई है, क्या यातना झेली है, किस तरह के कानून फिर सरकारों को लेकर आने पड़े? आप भूल गए उन सारी चीजों को? आपने कुछ नहीं किया। और वो इमरजेंसी में जेरी रैप ने वो आपको तकलीफ हुई और आपने वो सरकार बदल दी और वो कहानियां चल रही है, लेकिन आपने अपनी तरफ से सोचा कि ये हो क्या रहा है, समाज का क्या रंग रूप और आकार हो गया है? आपने कभी अपनी तरफ से सोचा? कोई भी राष्ट्र अपनी पहचान विश्व स्तर पर या तो अपने हथियारों से बनाता है या तो अपनी संस्कृति से बनाता है। समकृति संस्कृति। अब संस्कृति किसी भी राष्ट्र की पहचान है, लेकिन उसे संभालने वाली उस राष्ट्र की महिलाएं होती हैं। महिलाओं का रहन सहन, चाल ढाल, बातचीत, जीवन के आकार प्रकार किस प्रकार से है, उस पूरे चित्र को देखकर विश्व स्तर पर उस संस्कृति विशेष की पहचान बनती है। यदि इस तथ्य की प्रैक्टिकलिटी को समझना चाहें, अवॉइडिंग दैट फेमिनिज्म एंड दिस इज्म एंड दैट इज्म, तो उसका एक अर्थ ये निकलता है कि महिलाएं माहौल बनाती हैं, स्त्री शक्ति माहौल बनाती है, प्रकृति माहौल बनाती है। वातावरण बनाना, एक विशेष प्रकार का माहौल बनाना महिलाओं के हाथ में है। ये जो रिसेंट ईयर्स के कुछ इंसिडेंट्स जो विश्व स्तर पर फेमस हुए हैं, हाँ, उसमें वो व्हाट्सएप वाले जो अंकल आंटी है ना, फॉरवर्ड करते रहते हैं, रवीश कुमार जिनका जिक्र करते रहते हैं, उस जनरेशन का तो बहुत बड़ा हाथ है। इस जनरेशन ने पिछले 5, 10, 15, 20, 25 हजार साल से जो एक हमारी वाइटलिटी थी एक संस्कृति के रूप में, उसका नामो निशान उखाड़ के फेंक दिया, उसका नामो निशान उखाड़ के फेंक दिया। ये व्हाट्सएप के फॉरवर्ड करने वाले जो अंकल आंटी है ना, अंकल आंटी, उन्होंने अपनी यूथ को कैसे जिया है, अपनी ब्लेसिंग्स का कैसे सत्यानाश किया है, ये एक ऐसा विषय है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। SOS क्या हो सकता है इसका, किसी ने तलाशने की कोशिश नहीं की, और इनको जो सुधार में आया ना, उसका असैसिनेशन ही हुआ और कुछ दूसरा नहीं हुआ। राजीव दीक्षित भी उनमें एक थे। यद्यपि राजीव दीक्षित उस समय की तत्कालीन सरकारों के विरोध में खड़े थे, किंतु वो आज होते तो अपनी गलती पहचान रहे होते थे। और इतनी उनको स्मेल आ रही थी, अंदाज था, उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि मिडिल क्लास, रिच मिडिल क्लास, इसको पकड़ना चाहिए, इससे बात करनी चाहिए, इसको अपने आप को रिवाइव करना चाहिए, जिसे कहते हैं आत्ममंथन करना चाहिए। इतना राजीव दीक्षित ने पकड़ लिया था। वो अकेले थे और पैशनेट थे, और जो पहला कदम बढ़ाता है ना, वो बहुत गलतियां करता है। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, भारतीय सभ्यता, संस्कृति और दर्शन में पहले की बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ब्रह्म समान होता है। ब्राह्मण हत्या, ब्राह्मण को श्राप देना, ब्राह्मण को सजा देना अवॉइड करने के पीछे जो बैक स्टोरी है, बैक स्टेज स्टोरी है, वो यही है कि जो इनिशियल स्टेज पे तैयारी करता है किसी भी काम के लिए, वो अपनी
अपनी सारी शक्तियों को उसमें खपाए हुए होता है, उसका कहीं पर भी और ध्यान नहीं होता। और देवता उस समय आश्चर्यचकित उसे देख रहे होते हैं, तो कोई उसकी सहायता के लिए भी आगे नहीं आता। तो ऐसे और जीवन में वही परिवर्तन लाता है। परिवर्तन भी तो जीवन को हर समय किसी न किसी भागीरथी की आवश्यकता होती है, किसी न किसी गंगा की आवश्यकता होती है, जो सारा कचरा साफ कर दे, जो जीवन को जीने लायक बने रहने दे। तो जब वो अपनी सारी शक्ति एक इतने महत्वपूर्ण काम में लगा रहा है, तो उसे परेशान न किया जाए। बैक स्टेज स्टोरी उसके लिए यही है, बैक ऑफ द माइंड यही तथ्य काम कर रहा है इस कहानी में कि एट इनिशियल लेवल जीवन बहुत फाइट करता है। एट इनिशियल लेवल कोई नई व्यवस्था अपने आप को बनाए रखने के लिए बहुत फाइट करती है। हम स्वतंत्रता के बाद के जो हमारे लीडर्स हैं उनकी कहानियां सुनते हैं ना, कि उन्होंने अपने विरोधियों को बराबर एक स्थान दिए रखा। तो उसमें ये कहीं ना कहीं विश्वास था उनका, या उन्होंने जो ये परंपरा चली आ रही है कि शत्रु को भी स्थान देके रहो, क्योंकि शत्रु भी आपके जीवन को कॉम्प्लीमेंट करता है। और ये विरोधी है, शत्रु है, या जो आपके विचारों के विरुद्ध है, उसको भी स्थान देके रहो कि वो उसको भी जीने लायक परिस्थिति मिलनी चाहिए। इस विचार के साथ रहे। उसमें कितना फायदा हुआ, नुकसान हुआ, ये अलग बात है। जब भी मानव सभ्यता को फायदा और नुकसान देखना हो किसी स्थिति विशेष में, तो उसे ये याद रखना चाहिए कि फायदा 70% ही होगा मैक्सिमम। 100% हो गया तो जीवन ने साइकिल बदल ली। अब जीवन एक नए स्तर पर पहुंच गया, एक नई गंगा आ गई है, या किसी नए त्रिपुरासुर ने जन्म ले लिया, जो जीवन को एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने खड़ा मिलेगा। तो ये एक 70% से ज्यादा किसी भी व्यवस्था विशेष से पॉजिटिव करने की उम्मीद करना अपने आप में एक आत्मघाती प्रयास है। इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। खैर, तो संस्कृति इज इक्वल टू महिलाएं। महिलाएं किस प्रकार से रहती हैं, उन्हें क्या जीने के अवसर मिलते हैं, उन्हें क्या परिस्थितियां मिलती है, उनसे क्या उम्मीद की जाती है, वो किस प्रकार से समाज में खुद को प्रेजेंट करती हैं, उसके अनुसार उस राष्ट्र विशेष की संस्कृति की महिमा का गुणगान किया जाता है, यशोगान किया जाता है, या उसे हाशिए पर पटक दिया जाता है। तो ये पिछले जो 10-15 साल कम से कम ऐसे हैं, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड भी पिछले 10-15 साल से है, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत अब या तो रेपिस्ट कंट्री या रेपिस्ट जिसे कहते हैं कि ए प्लेस वेयर रेपिस्ट ग्रो वेरी वेल, या तो इस तरह से जाना जा रहा है, या अब वो महिलाएं मार डालती हैं उसी को जिसके साथ वो अपने आप को एसोसिएटेड दिखाती हैं, कनेक्टेड दिखाती हैं, चाहे लिव इन में हो, चाहे सामाजिक किसी व्यवस्था में खुद को बांधकर दिखा रही हूं। कोई भी बड़ी घटना होती है तो उससे पहले उसकी तैयारी बहुत बड़ी होती है। ये जो पिछला कुछ 50-60 साल निकले हैं हमारे, जो सुविधाएं जिनको मिली, उन्होंने उन सुविधाओं का क्या हश्र किया, वो एक देखने लायक बात है। यदि हम उम्मीद करें कि ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाले अंकल और आंटी हैं, ये आगे बढ़कर इस विषय पर सोचेंगे, तो ये अपने आप में प्रचंड मूर्खता होगी, जिसको देखकर देवता और दानव सभी आंख बंद कर लेंगे कि क्या है, हटाओ, क्या उम्मीद लगाइए। जितने भी सोशल इंजीनियरिंग के काम हुए, वो सब के सब तत्कालीन सरकारों को बहुत कड़े कानून लाकर अप्लाई कराने पड़े, चाहे वो कन्या भ्रूण हत्या हो, चाहे वो दहेज का मामला हो, चाहे वो
बाल विवाह हो। और ये जो आज की तारीख में जो महिलाओं पर ये बात कर रहे हैं ना, इनको ये पता होना चाहिए कि एक समय था समवेयर 1970 और 80 तक, 80-85 तक, ये भारतीय समाज में एक सामान्य सोच विकसित था कि 20 और 25 के बीच में एक महिला बूढ़ी हो जाती है, मतलब 20 की हो गई तो बिल्कुल राइट टाइम है, उसके बाद तो बुढ़ापा शुरू हुआ, शादी कर दो। उसके बाद की एज वाली लड़कियों से, मैं तो बच्चियां बोलूंगी, उनसे शादी करना मतलब तत्कालीन समाज के लिए तो एक मतलब ऐसा यक्ष प्रश्न था जिसका कोई हल ही नहीं था कि इससे ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब असंभव। मैंने अपनी कितनी टीचर्स को, मैंने अपने अर्ली चाइल्डहुड से लेकर बाद के समय तक कितनी वर्किंग प्रोफेशनल्स को, फीमेल प्रोफेशनल्स को अनमैरिड देखा है। उसमें उनका अनमैरिड होना जितनी बड़ी बात नहीं थी ना, उससे ज्यादा बड़ी बात थी, विशेष बात थी ये कि वो या तो बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं डल कलर की साड़ी पहनती थी या फिर वो वाइट ही पहनती थी, और कभी हंसती नहीं थी, कभी रोते हुए नहीं मिलती थी, हमेशा ऐसे ही। समाज उनको किसी भी नजर से नहीं देखता था और वो समाज को किसी भी तरीके से एड्रेस करती हुई नहीं मिलती थी। वो अपनी बात, जो उनका काम है उसके अलावा वो कोई भी बात करती हुई नहीं मिलती थी। पैसे तो उनसे सब ले लेते थे, उनका काम किसी ने किया हो ऐसा उनकी कहानी में मैंने कभी भी नहीं देखा। लाइन लगाकर है और मैंने नोट डाउन भी कर रखी है। ये कुछ पार्टिकुलर एरियाज तो हिंदी बेल्ट में ऐसे हैं कि वो वर्किंग लेडी की इतनी सी भी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। हिंदी बेल्ट की ये समस्या है कि यहाँ पर जो रिच कम्युनिटी है उसका अंश शायद 2% 3% होगा। अब उनको अपने पैसे बचाने के लिए कि हमारे पैसों पे कोई नजर न डाले, उन्होंने एक अलग ही अपनी व्यवस्था खड़ी कर रखी है जिसमें वो कुछ ऐसे दिखते हैं जैसे वो धन दौलत सारी वो ऊपर भगवान के घर से लेकर पधारे। खुद भगवान विष्णु ने उनको आगे बढ़कर प्रदान की, मतलब गदगद होकर, विनम्र होकर, ऐसे नहीं कि भाई दे दी ब्लेसिंग के रूप में, नहीं, गदगद होकर, विनम्र होकर वो इस तरह से रहते हैं। और जितनी 80-90% जो जनता है वो उन्हीं को फॉलो करती है। जो 5-7% उनसे अलग है उनको या तो इग्नोर कर दिया जाता है या उनको बहुत ज्यादा चिल्लाते चीखते देखते हैं तो उनको कोई खुरचन निकाल के दे दी जाती है। जो मलाई वो खा रहे हैं उसकी थोड़ी सी कोई खुरचन दे दी जाती है और वो चुप हो जाते हैं, फिर वो बै 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 गीत गाने लगते हैं। राजीव दीक्षित ने ऐसा नहीं किया और वो मतलब किस तरह से चले गए वो हम नहीं जानते, लेकिन उनको उनके जाने के बाद में जिस प्रकार से मीडिया को, तत्कालीन बुद्धिजीवी समाज को याद करना चाहिए था वो नहीं किया। वो जिन लोगों के लिए, जिन लोगों के साथ काम कर रहे थे उनको उन्हें जिस प्रकार से याद करना चाहिए था याद नहीं किया। वो गलत से थे सही थे इसका निर्धारण कौन करेगा? जो बोल रहा है गलत थे वो खुद कितना सही है, ये है। तो अब भारत किन दो चीजों के लिए जाना जा रहा है, एक तो रेपिस्ट कंट्री और दूसरा महिलाएं पुरुषों को धनाधन मार रही है। ये महिलाएं उन महिलाओं का बदला ले रही हैं जो उस जमाने में भूल चूक से अपनी सारी शक्ति लगा के पढ़ ली। उनको पढ़ाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं खड़ी की गई थी, वो पढ़ ली, और पढ़ी लिखी लड़की की शादी इतनी मुश्किल से होती थी और उस समय के पुरुष समाज का उनकी माँ बहनों ने इतना गंदा दिमाग खराब कर रखा था कि वो एक ऑब्जेक्ट समझना तो बहुत दूर की चीज है,
वो उस पर किस तरह से एहसान करते थे, उससे सब कुछ लेकर ऐसी ऐसी कहानियां मुझे याद है कि जिन्होंने एमए किया गर्ल्स ने और शादी हुई, वो सास ने पैदा कर रखे 8-10 बच्चे, उनका खाना बना रही, उनका बर्तन मांज रही, बैठने के लिए उसके पास में घर में अपना एक कोना भी नहीं है। ऐसी अनेकों कहानियां हैं। और उन महिलाओं की अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार घर के लोग देवर जेठ सड़क छाप गुंडों वाले कमेंट कर करके हैरान करते थे, हरास करते थे, और वो उसे स्माइल करके लेती थी, क्योंकि जो सुघड़ गृहिणी होती है या एक अच्छी महिला जिसे कहते हैं वो होती है, वो सामने पलटकर जवाब नहीं देती है, अपने लिए कुछ मांगती नहीं है। तब की महिलाएं एक कप चाय अपने लिए डिमांड नहीं कर सकती थी कि भाई मैं थक गई हूं तो मुझे चाय पी ली। मैं बोलती हूँ ना, इस एज में भी मेरे आसपास वाले के कान खड़े रहते हैं कि ये ऐसे बोल के लेती है कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद। लेती है मतलब अपने जीवन में खुद मैनेज करती हूँ, लेकिन उनको वो बर्दाश्त नहीं है। आज तक भी ये चल रहा है। ये नई जनरेशन को ये थोड़ा कम झेलना पड़ रहा है, उनको लेकर एक एक्सेप्टेंस है, लेकिन हमारी जनरेशन ने इसी तरीके से समय निकाला। जिस जिस महिला ने अपना समय दूसरों को दिया, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो चाहे वो हाउसवाइफ हो, ऐसी मुझसे बड़ी 15-20 साल बड़ी महिलाएं एकदम अकेली रह रही हैं, जिनके खुद के 5 बच्चे हुए और सास ने पैदा कर रखे थे 6-7, 10-12 बच्चों को उन्होंने पाला, और तब सैलरी भी कम होती थी और जॉब लगता था तो नॉर्मली ऑफिसर कैडर में बहुत कम लोग होते थे। अब तो ऑफिसर कैडर के बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन तब ऑफिसर कैडर में बहुत कम लोग होते थे, क्लरिकल में होते थे। तो क्लरिकल की तनख्वाह, क्लरिकल का काम, हस्बैंड को वो कैसे मतलब अपनी शिकायतें सुनाए, उससे उम्मीद करे, क्योंकि वो पहले से ही घिरा हुआ अनेकों समस्या से। और फिर 6-7-8 बच्चे सास के पाले, उनको रोटियां खिले, पाले मतलब उनकी रोटियां खिलाई, बर्तन मांजे, रोटी बनाओ, चाय बनाओ, पियो, पता चलेगा कि कैसे होता है ना। खुद की चाय बना के पीने वाले आज के समय में मतलब हाय तवा मचाते हैं। तो सोचो वो करती थी। उसके अलावा अपने 4-5 बच्चे थे उनके, क्योंकि वो मुझसे 15-20 साल बड़ी थी, तो ये एक बेटियां हो रही है तो ये एक एक्सपेक्टेशन रहती ही थी समाज में कि बेटा होना चाहिए। आज की तारीख में वो एकदम अकेली रह रही है। क्यों? क्योंकि समाज को उस तरह से देखने की आदत ही नहीं है। उन्हें चाहिए ग्लैमरस ब्यूटी, ऐसी वाली जो इस तरह से बात करती हो, इस तरीके से देखती हो, तो वो उसके चरणों में बैठे रहेंगे। वो जो काम कर रहा वो नाटक कैसे करेगा? वो नाटक तो नहीं कर सकेगा, तो उस पर ध्यान भी नहीं देंगे। मैं मुंबई में थी, बहुत सारे काम कर रही थी, तो एक किसी महिला ने मुझे ये कहा कि दिखावा बहुत जरूरी है। आप किसी को गिफ्ट में 5 रुपए दो, लेकिन 50 रुपए के लिफाफे में दो, उसका जो इंप्रेशन पड़ेगा वो आप 55 रुपए हाथ में दोगे ना, उसका नहीं पड़ेगा। तो मैंने उन्हें कहा कि यदि मैं किसी को 5 रुपए देती हूँ या 100 रुपए देती हूँ, वो व्यक्ति ये नहीं समझता है कि मैं किस रास्ते से आई, कितनी चढ़ाइयां चढ़ के आई, कितनी खाइयों में उतर के आई, किस भावना से आई। यदि वो ये नहीं समझता है तो मुझे उसको फिर कुछ और समझाना नहीं है, ना किसी एनवलप से ना किसी और से। मेरी जिंदगी जितनी भी बची मैं मेरे तरीके से जीऊंगी। बहुत अच्छी, मतलब ये एक हमारे बीच में फ्रूटफुल एंड मतलब एक हेल्दी टॉक थी, जिस मतलब इसलिए मैं इतनी बात कह सकी। ये तब की बात है जब डिजिटल वर्ल्ड इतना प्रोमिनेंट नहीं था, ये तब की बात है। अब तो डिजिटल वर्ल्ड पे आके अपनी बात कह लेते हैं। तो अब भारत की इन 2 चीजों से जाना जाएगा अपनी समय विशेष पे चुप्पी। ये जो 2% है ना हिंदी बेल्ट में, हम लेकर पैदा हुए है ना, ये किस समय चुप रहते हैं, किस समय भड़क पड़ते हैं, किसके सामने भड़क पड़ते हैं, किसके सामने ऐसे इग्नोर करके ऐसे निकलेंगे, हमें पता ही नहीं। हम बहुत अज्ञानी हैं, भोले हैं, इनको पता होना चाहिए। इस पर बात होनी चाहिए। आप
ये देखो कि ये 2% इतना समझता है कि बात हो गई किसी विषय पर तो उसके अनुसार माहौल बन जाएगा, और माहौल बन जाएगा तो फिर ये मतलब कोई माहौल बनेगा तो व्यवस्था भी बनेगी, तो फिर व्यवस्था टूटेगी भी। तो ये तो बोले हम बात ही नहीं करेंगे। एकदम इस तरीके से ये लोग मिलेंगे किसी किसी विषय पे, किसी किसी विषय पे देखो, है ना। ये क्यों दिखा रहे हो भाई? इससे क्या होगा कि नहीं, इससे क्या होगा कि ऐसे लगना चाहिए कि हम मतलब इतने महान है कि हम लेकर पैदा हुए। अच्छा, हाँ, ये SC ST और ये जितने भी OBC वाले हैं, रिजर्वेशन से जो आते हैं, है ना, उनको यदि इस वर्ग के लोग परेशान करें, कुछ बोले, तो उनको एक ही बात कहनी चाहिए कि आप इनहेरिटेंस टैक्स देना शुरू करो 80%। फिर ये गारंटी भी लो सरकार से कि ये पैसा कहीं और नहीं जाएगा, और ये पैसा फिर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, दूसरी अमेनिटीज डेवलप करने में लगाओ, और फिर रिजर्वेशन खत्म कर दो। इन हिंदी बेल्ट में इन ये जो विशेष वर्ग है ना, जो कहता है कि हम लेके पैदा हुए, उनका प्रभुत्व इस लेवल का है कि एक बार हम कहीं रात को हम मतलब शाम को डिनर कर रहे थे, तो ऐसे ग्रुप था जिसमें मतलब होता है ना कि हम शेयरिंग के हिसाब से चलो बैठ गए और शेयर कर लेंगे, और जो भी बिल आएगा और थोड़ा खा पी लेते हैं, उस हिसाब से था। तो वहां एक बच्चा था समवेयर 30, बिलो 30, अराउंड 30। तो कुछ बातचीत हो रही थी, मुझे कह देते हैं गाना गाओ, तो मैं गा देती हूँ। तो ऐसे ही कुछ मतलब माहौल थोड़ा इजी हो जाता है। तो उन्होंने, उस बच्चे ने बोला कि मैं किसी बड़े मीडिया हाउस का नाम लिया कि मैं वहां जॉब करता हूँ, है ना, इंग्लिश का था वो। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने अच्छा ग्रेट। बोले मैं JNU पास आउट हूँ, मुझे और भी अच्छा लगा। फिर उसने क्या बात कही, ये कोविड के आसपास का समय है, जब कोविड से छूटे छूटे थे हम, तो बोले ना, ये जो जितने भी लेबर क्लास है, लोअर क्लास है, वो मतलब खाना सरकार से ले रही थी इस कोविड टाइम पीरियड में। मैंने कहा तुम किस कास्ट से हो? तो बोले मैं तो बिल्कुल जो समाज का एकदम लोएस्ट तबका होता है ना, बोले, उसने नाम लिया, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, कि बोले मैं उस कास्ट से हूँ। मैंने कहा तुम उस कास्ट से हो, तुम